तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। तो मैं आज फिर से आ चुका हूँ नया एक वीडियो के साथ, नया एक लेक्चर के साथ। तो आज किसका लेक्चर होने वाला, आज पार्ट 2 होने वाला है। किसका? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि नीट के अंदर 16 मार्क्स की जुगाड़, 12 से 16 मार्क्स आने वाली है। मतलब 3 से 4 सवाल इस लेक्चर और इस चैप्टर से आएगी। तो दिल थाम के बैठना, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया होगा, और नया मतलब धमाल होगा। तो लेक्चर को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और आज मैं एक मोटिवेशन से स्टार्ट करने वाला हूं। एक मोटिवेशन आप लोगों को देने वाला हूं। वो क्या है कि देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रख लेना है कि जिंदगी में तीन चीज को किसी से नहीं मांगना। एक क्या है? तीन चीज को आपको किसी से नहीं मांगना है। एक क्या है? प्यार, दूसरा क्या है? समय, और तीसरा क्या है? सम्मान। जो आपको प्यार, समय और सम्मान देता है वही आपके लिए सब कुछ होता है, और वही आपको चाहता है। और जो आपको प्यार, सम्मान और समय नहीं देता वो आपको चाहता नहीं। ठीक है, तो समझ जाना, तीन चीजों की भीख किसी से नहीं मांगनी। एक तो प्यार, दूसरा तो समय, तीसरा तो सम्मान। जो आपको ये सब कुछ तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वही है आपके लिए भगवान या अल्लाह। सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला वही है आपके लिए जो आपको सम्मान देगा, समय देगा और आपको रेस्पेक्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए सम्मान और प्यार और टाइम किसी से नहीं भीख मांगना है, और बाकी तो सब मोह माया है। वे आपको जो दे रहा है समझ जाना कि वही आपके लिए अच्छा इंसान है। तो वीडियो में मोटिवेशन बहुत हो गया, तो अब हम लोग चल रहे हैं किसके? और हम लोग पढ़ाई की ओर चलेंगे, और पढ़ाई भी होगा और थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी होगा इस वीडियो में। तो कोई बात नहीं है। हम लोग पहले लेक्चर पे क्या पढ़े, पार्ट 1 पे, कि कैसे बियर, व्हिस्की, दारू कैसे हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग घर में कैसे ब्रेड बना सकते हैं, इडली डोसा बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो चलो पढ़ाई की ओर चलते हैं। बातें कम काम ज्यादा, लेक्चर फाड़ो होने वाली है, तो आप लोग भी नीट में फोड़ के आने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर रहा हूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। पहली, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर किसके बारे में? सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में अब हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। बहुत सारे बच्चों को ये नाइटमेयर है कि क्या हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता। अरे भाई, समझाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा। चलो समझा रहा हूं, चलो देखो इधर पे मेरे स्क्रीन के ओर। सबसे पहले देखो क्या हुआ। इधर पे देखो, मैं जूम कर दे रहा हूं, एक मिनट जूम कर दे रहा हूं। देखो सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो सबसे पहले इंडस्ट्री से क्या आता है, इंडस्ट्री से जो गंदगी आती है उसको क्या करते हैं हम लोग, वो जो वेस्ट वाटर आते हैं, इंडस्ट्री से जो निकला हुआ जो सामान आते हैं, वेस्टेड वाटर आते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री से जो नाले के थ्रू क्या आते हैं, वेस्ट वाटर आते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, उसके नल उसके अंदर क्या लगाते हैं, फिल्टर लगा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री से क्या है, इंडस्ट्री से वेस्टेड वाटर आया, वेस्टेड वाटर को क्या हम लोग करना पड़ेगा, सबसे पहले फिल्टर करना पड़ेगा। तो एक एक क्या छाकनी की तरह हम लोग फिल्टर लगा दिए, उसको क्या करें, फिल्टरेट करने के लिए। तो उधर पे क्या हुआ, जो बड़ा हिस्सों का जो वेस्टेड मैटर जो मटेरियल आ रहा था, उसको क्या हुआ, वो उधर पे रुक गया। तो देखो पानी के साथ क्या आ रहा था, जो क्लॉथ्स के टुकड़े आ रहे थे या बड़े पार्टिकल्स आ रहे थे, वो क्या हो गए, फिल्टर के थ्रू क्या हो गया, उधर पे रुक गए। तो सिर्फ क्या हुआ, फिल्टर लगा देने के बाद क्या हुआ, फिल्टर के बाद क्या हुआ, देखो उधर पे कि छोटे पार्टिकल क्या हुआ, फिल्टर के थ्रू क्या हुआ, किसके अंदर आए, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आए। तो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या लिखा हुआ आप लोगों को तो देखना नहीं है सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखो। देखो सबसे पहले इंडस्ट्री से क्या हुआ, वेस्टेड वाटर है, हम लोगों ने क्या किया, उधर पे क्या लगा दिया,
फिल्टर लगा दिया। तो फिल्टर लगाने से क्या, फिल्टर आउट हो गया, क्या जो छोटे पार्टिकल थे वो क्या फिल्टर आउट हो गए, किधर पे आ गए, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आ गए, और जो बड़े पार्टिकल के उधर पे रुक गया। हिंदी बात समझ में आ गई। तो इसको इसको जो बड़े पार्टिकल थे और छोटे पार्टिकल जब आए, आके क्या हुआ, सेडिमेंट सेडिमेंट हो गए, और सेडिमेंट होके क्या हुआ, जो नीचे बैठ गए। तो नीचे बैठा क्या, नीचे बैठा जो छोटा अमाउंट था, जिसके अंदर क्या सैंड प्रेजेंट था, सोयल प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। तो नीचे बैठ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लैज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लैज बोलेंगे। और प्राइमरी स्लैज जो नीचे बैठ गया पानी के अंदर, जो वो नीचे बैठ चुका है, नीचे एकदम टैंक के अंदर बैठ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लैज बोलते हैं। और जो ऊपर की तरफ जो पानी घूम रहा है अभी तक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, उसको हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट्स बोलेंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट्स क्या होता है, देखो प्राइमरी इफ्लुएंट्स के अंदर जो बीओजी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स क्या होती है, हाई होती है, और उसके अंदर भी केमिकल भी क्या होता है, हाई होता है। तो केमिकल भी हाई होता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसके अंदर हाई होता है। और जो फिल्टर से लेके सेडिमेंटेशन टैंक तक जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट व फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब इधर पे हम लोग अभी कोई केमिकल या फंजाई हम लोग यूज नहीं किए हैं, सिर्फ फिजिकली क्या किए, फिल्टर आउट किए हैं, और बड़े पार्टिकल को एक तरफ, छोटे पार्टिकल को एक तरफ, उसके बाद सेडिमेंट क्या हो, सेडिमेंट करने के बाद क्या हुआ कि प्राइमरी स्लैज नीचे की ओर बैठ गया, और ऊपर की ओर क्या, पानी रह गया। तो पानी के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, पानी के अंदर केमिकल प्रेजेंट हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट हो रहा है, केमिकल प्रेजेंट हो रहा है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। इतनी बात समझ में आएगी, तो आगे बढ़ाओ। उसके बाद देखो, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या कर दिया गया, एरोबिक टैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, उसको क्या कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, जो इधर पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को जो पानी था, जो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड और जो वाटर था, और केमिकल के जिसके वैल्यू ज्यादा थी उधर पे, तो केमिकल उसमें अंदर बहुत ज्यादा थे, उसको क्या कर दिया गया, जो फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कहां ट्रांसफर कर दिया गया, एरोबिक टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो एरोबिक टैंक्स में क्या प्रेजेंट होता है, एरोबिक टैंक्स में बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया और फंजाई को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। एक बैक्टीरिया और फंजाई को एक साथ में क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। और फ्लॉक्स क्या करता है, देखो फ्लॉक्स क्या करता है, डिग्रेड द केमिकल को डिग्रेड करता है, और बीओडी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो प्राइमरी टैंक में क्या था, प्राइमरी टैंक में बीओडी का मान क्या था, बहुत ज्यादा था, और केमिकल एल भी क्या थे, ज्यादा थे। तो इसलिए हम लोग क्या किए, जो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग क्या किए, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू कहाँ लाए, एरोबिक टैंक पे लाए। उधर पे क्या गया, उधर पे क्या बैक्टीरिया और फंजाई था। तो बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। इधर पे तो डिग्रेड क्या, फ्लॉक्स क्या करेगा, डिग्रेड करेगा किसको, केमिकल को डिग्रेड करेगा, तोड़ने का काम करेगा। और इसके वजह से क्या होगा, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कम जाएगा, और केमिकल जो था वो भी थोड़ा राहत आएगी, केमिकल में भी थोड़ा राहत आएगी। तो केमिकल के ये जो केमिकल जो था, उसको भी क्या होगा, थोड़ा बहुत कम जाएगा केमिकल। जो उसके अंदर क्या होगा, जो एरोबिक टैंक के अंदर उसके अंदर क्या हुआ, जो फ्लॉक्स और बैक्टीरिया था, तो उसके अंदर घुमाया गया, ठीक है, उसके अंदर लाके क्या, जो पानी को क्या करा, घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया। तो फ्लॉक्स और क्या हुआ, पानी के अंदर घुमाया गया, तो फ्लॉक्स क्या चारों तरफ फैल गए। तो फ्लॉक्स जब भी फैल गए, तो क्या हुआ, केमिकल क्या हुआ, केमिकल पानी के अंदर कम हो जाएगा, और बीओडी लेवल भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद देखो, उसी पानी को क्या, एरोबिक टैंक का जो पानी था, जो नीचे हिस्सों में क्या फ्लॉक्स थोड़ा केमिकल को डिग्रेड कर दिया। उसके बाद क्या करा गया, जो सेटलमेंट टैंक में ट्रांसफर करा गया। तो सेटलमेंट टैंक्स को एरोबिक टैंक का जो पानी था, उसको क्या करा गया, सेटलमेंट टैंक्स में ट्रांसफर करा गया। तो सेटलमेंट टैंक्स में ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, देखो सेटलमेंट टैंक्स में ट्रांसफर हो गया, जो पानी क्या हुआ, सेटलमेंट टैंक्स में ट्रांसफर करा गया। उधर पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, और फिर से क्या होगा कि जो पानी के अंदर जो एक्टिव स्लैश था उस नीचे का, और क्या एक एक नेटवर्क ऑफ क्या बना, जो नीचे की ओर क्या बन गया, जो फ्लॉक्स और बैक्टीरिया था, वो नीचे की ओर बैठ गया। तो नीचे की ओर बैठ जाने के उसको हम लोग एक्टिव स्लैश बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव स्लैश। स्मॉल अमाउंट यूज एरोबिक टैंक एज ए क्या, किसके हिसाब से यूज किया गया, जो एज ए इनकनिकुलम
ये इनोकुलम क्या किसके इसमें यूज किया गया, जो स्मॉल अमाउंट यूज इन एरोबिक टैंक एज ए इनकुलिकुलम में यूज किया गया। तो फ्लॉक्स उधर पे बैठ गए थे नीचे की ओर सेडिमेंटेशन टैंक में। तो सेडिमेंटेशन टैंक में जब फ्लॉक्स बैठ गए थे, उसको फिर से कहाँ पे ट्रांसफर करा गया, थोड़े अमाउंट में क्या करा गया, ये थोड़े अमाउंट में जो एरोबिक एक एरोबिक टैंक के जो फ्लॉक्स और बैक्टीरिया थे सेडिमेंटेशन टैंक की, उसके उसको कहाँ पर ट्रांसफर कराएगा, फिर से कहाँ पे ट्रांसफर करा गया कि एरोबिक टैंक के अंदर ट्रांसफर कराया गया। और कुछ अमाउंट जो थे उसको किस में ट्रांसफर करा, एन एरोबिक में ट्रांसफर करा गया। तो एन एरोबिक में ट्रांसफर करा गया, तो उधर पे एन एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन का एब्सेंट हो गया। तो एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके अंदर देखो क्या हुआ, जो एनारोबिक टैंक हुआ, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा किसको, डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, फंजाई और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेगा कौन, एरोबिक टैंक के अंदर। और किसका डाइजेशन होगा, जो डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, फंजाई डाइजेस्ट बैक्टीरिया और फंजाई। और क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन CO2H2S फॉर्म्ड होगा और बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। और इसी पानी को फर्दर क्या करा जाएगा, इन नेचर वाटर बॉडी और नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाएगा। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या हुआ, एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो क्या हुआ, जो इंडस्ट्री से क्या आया, इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर आया। इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर जब आ रहा था, उसके अंदर क्या फिल्टर लगा देगा, तो फिल्टर लगा देगा, फिल्टर आउट कर दिया गया किसको, जो कुछ कुछ पार्टिकल क्या आए, जो सेडिमेंटेशन टैंक में आए, छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल उधर पे रुक गए। तो उसके अंदर क्या होगा, सेडिमेंट जो सेडिमेंट करा गया। तो सेडिमेंटेशन में के अंदर क्या हुआ कि जो छोटे पार्टिकल थे, जो सॉइल थे, सैंड थे, और उसके अंदर क्या होगा, नीचे नीचे क्या गया, बैठ गया। और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लैज बोलेंगे। और फिल्टर और प्राइमरी स्लैज को एक दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, प्राइमरी जो फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। और उसके अंदर जो ऊपरी भाग में क्या था, क्या प्रेजेंट हुआ, वाटर। तो उसको हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट और केमिकल्स प्रेजेंट था। तो उसको हम लोग वाटर के साथ क्या था, केमिकल प्रेजेंट था। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। तो केमिकल उसके अंदर क्या था, ज्यादा था। सेडिमेंटेशन टैंक के जो ऊपरी हिस्से में थे, उसके अंदर क्या, केमिकल ज्यादा था और बीओडी क्या था, ज्यादा था। तो उसको क्या कर दिया गया, फिर से ट्रांसफर कराया गया सेकेंडरी ट्रांसफर ट्रीटमेंट के लिए, कहाँ पे, एरोबिक टैंक के अंदर, जहाँ पे O2 का प्रेजेंस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेगा, जो फ्लॉक्स होता है वो केमिकल को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा और बीओडी लेवल को क्या करेगा, बीओडी लेवल डिक्रीज करा देगा। तो उसके बाद उसी पानी को और उधर पे घुमाया गया, ठीक है। तो घुमाया गया तो फ्लॉक्स क्या चारों हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो डिग्रेड किसको करेगा, केमिकल को डिग्रेड करने में सहायता करता है, तो हेल्प करता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो उसके बाद उसी पानी को क्या कर दिया गया, सेटलमेंट टैंक में ट्रांसफर कराया गया। तो सेटलमेंट टैंक्स पे जो फ्लॉक्स था वो क्या होगा, नीचे हिस्सों में बैठ गया। तो नीचे हिस्सों में आके बैठ जाएगा, कंटेनर के नीचे हिस्सों में आके बैठ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव स्लैज बोलते हैं। तो एक्टिव स्लैज का कुछ अमाउंट फिर से क्या कर दिया गया, एरोबिक टैंक्स में, एरोबिक एक टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। और कुछ अमाउंट को क्या कर दिया गया, जो एन एरोबिक टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो एन एरोबिक टैंक्स में क्या हो गया, बैक्टीरिया और फंजाई डाइजेस्ट हुआ और मीथेन और CO2H2O गैस की फॉर्मेशन कर दिया, फॉर्म करा। और इससे क्या हुआ, बायोगैस की फॉर्मेशन हो गया। और उसी पानी को फिर से क्या कर दिया गया, जो इन 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 नेचर वाटर बॉडी के अंदर छोड़ दिया गया और फेंक दिया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई, सीवेज ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे ओर की तरफ, बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। तो बायोगैस फॉर्मेशन देखो, सबसे पहले देखो जो बायोगैस का फॉर्मेशन होता है कैसे। बायोगैस मतलब क्या होता है, मेनली बायोगैस एस बहुत सारे बायोगैस होते हैं। मेन जो उसके अंदर मेन कौन सा होता है, मीथेन होता है। कौन मेन होता है, कौन मीथेन होता है। और CO2H2S और H2O भी प्रेजेंट होता है। तो मेन क्या होता है बायोगैस के अंदर, मीथेन होता है। तो मीथानोजेन्स जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, रूमिनेंट गार्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और डाइजेस्ट किसको करता है, सेलुलोर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। और मीथानोजेन्स क्या करते हैं, हेल्पफुली न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, कैटल के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और
ग्रो एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और देखो एक बात और याद रखना है, क्या देखो इधर पे मिथानोजेंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, डांग डांग मतलब क्या होता है, गोबर, गोबर को लेना है और वाटर को लेना है। ये देखो एक कंटेनर है, बी कंटेनर और सी कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर क्या होगा, ए से क्या करा जाएगा, ए के अंदर क्या गोबर और मतलब डांक और वाटर को क्या कर देगा, दिया गया, और उसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट बोलते हैं। तो एक साथ क्या करा गया, मिक्स करा गया। उसके बाद एक नल के थ्रू क्या कर दिया गया, उसी को वो बी टैंक के अंदर लेके आया गया। उधर पे क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, इसको हम लोग डाइजेस्टर बोलते हैं। उधर पे क्या हुआ, CH2 एंड CO2 के ये जो अंदर केमिकल रिएक्शन चला, और प्लस H2S और H2S और H2, तो उधर से क्या हुआ कि एक तरह का गैस निकलना शुरू हुआ। तो CO2 CH3 और CO के प्रेजेंस में क्या हुआ, जैसे गैस निकलना शुरू हुआ। तो इधर पे क्या हुआ, डाइजेस्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, डाइजेस्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इधर पे क्या हुआ कि एक तरह का गैस निकलना शुरू हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन गैस बोलेंगे। और जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा है उसे गैस होल्डर बोलेंगे। और देखो कुछ कुछ हिस्सों को फिर से नीचे के और बैठ जाते हैं कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद। उसको हम लोग किस में ही यूज करते हैं, जो स्लाज बोलते हैं, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो मीथेन मीथेन गैस प्रोडक्शन और बायोगैस जो प्रोडक्शन होता है वैसे ही होता है। सबसे मिथानोजेंस उसके अंदर, गोबर के अंदर क्या मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। गोबर को क्या कराया गया, और वाटर को एक साथ मिला के एक कंटेनर में रख दिया गया। तो कुछ दिन बाद क्या करा गया, उसको क्या कर दिया गया, एक एक ट्यूब के थ्रू क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया दूसरा कंटेनर के अंदर। तो उधर पे क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके क्या होगा, एक तरह का गैस रिलीज करा, रिएक्शन होगा उधर। तो रिएक्शन होने के बाद एक तरह का गैस मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलेंगे। तो और जो नीचे के और बैठ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाज बोलते हैं। तो वो क्या यूज होता है, फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। चलो अब हम लोग और एक बात के बारे में पढ़ेंगे, क्या है IARI और KVIC। IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, और जो KVIC होता है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोनों मिलके इंडिया के अंदर जो बायोगैस को पॉपुलराइज करे थे। तो बायोगैस को पॉपुलराइज किसने किया था, IARI KVIC दो संस्था है, उन्होंने क्या किया था, जो इसको पॉपुलराइज करने में काम किए थे। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे इस स्लाइड की ओर चल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, देखो जो माइक्रोब्स होता है उसको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट हिसाब में यूज करते हैं। तो उसका देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो वी यूज मेनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन क्रॉप। जो क्रॉप के अंदर और जो क्या होता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के कारण हम लोग बहुत केमिकल यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ, देखो नेगेटिव कुछ पॉइंट आए इसके अंदर, नेगेटिव कुछ फीडबैक आए। क्या नेगेटिव फीडबैक आए, कि बहुत सारे केमिकल यूज करने के वजह से जो ये क्या बोला, हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या हुआ, हार्मफुल होगा, और पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। तो केमिकल जब यूज करा जा रहा है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को मारने के लिए, ये तो क्या हुआ कि ह्यूमंस के अंदर हार्मफुल कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे, और पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो तब क्या करा गया कि थोड़ा दूसरा प्रोसेस सोचना पड़ा। तो दूसरा प्रोसेस क्या था, देखो इन लोगों को जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी सही सलामत रहे, तो इसको सही करने के लिए क्या करा गया कि एक दूसरा प्रोसेस क्या किया, कि लेडी बर्ड और ड्रैगन फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया, अल्फीड यूज किया और मॉस्किटो का यूज किया। तो लेडी बर्ड किसके थ्रू कंट्रोल होता है, जो एफिड्स के थ्रू कंट्रोल होता है, और मॉस्किटो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, वो ड्रैगन जो फ्लाइज के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ाऊं। और बटरफ्लाई और कैटरपिलर, देखो बटरफ्लाई और कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए एक तरह का टॉक्सिन, इन एक तरह का केमिकल बनाया गया है। वो क्या था, देखो बैसिलस थुरिनजिएसिस एक तरह का जो माइक्रोब्स था, उससे क्या हुआ, एक तरह का बैक्टीरिया था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बीटा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, BT प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग सॉरी, बैसिलस थुरिनजिएसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, BT बोलते हैं स्मॉल में। और इसके अंदर एक तरह का जीन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और एक ही एक्टिवेट इन द कैटरपिलर गार्ड, जो कहाँ एक्टिवेट होता है, जाके
कैटरपिलर के गार्ड के अंदर। और इसको क्या करते हैं, पोर फॉर्मेशन इन द गार्ड के अंदर क्या पोर फॉर्मेशन कर देता है। और उसके वजह से क्या होता है, कैटरपिलर क्या होते हैं, मर जाते हैं। डेथ ऑफ कैटरपिलर का देहांत हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हुआ देखो, तो बैसिलस thuringiensis किस में काम आए, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर को वो मारने के में काम आए। तो एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट हुआ, किंतु मगर कैसे, ये नेचुरल तरीके से। तो कैसे हुआ, जो बैसिलस thuringiensis को वो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राई टैबलेट्स मिलता है बाजारों में, जाके आप लोगों को वो देखना है कि ड्राई टैबलेट्स के मिलता है इसका। तो ड्राई टैबलेट्स मिलता है, ड्राई स्पोर्ट का टैबलेट्स मिलता है। उसको क्या करना है, जो मिक्स्ड विथ वाटर के साथ मिक्स करना है और स्प्रे ऑन प्लांट के अंदर क्या करना है, स्प्रे करना है। और तो इस कौन सा प्लांट, जो ब्रासिका फ्रूट प्लांट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ब्रासिका फ्रूट प्लांट मेनली उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। और देखो बीटा कॉटन एक तरह का कॉटन प्लांट के अंदर एक तरह का जीन बनाया गया है। वो क्या था, बीटा कॉटन जीन इन बनाया गया था। तो बीटा कॉटन, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो आगे बढ़ रहा हूँ, इसके इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो इसके बाद देखो, टीकोडर्मा फंजाई एक तरह का फंजाई होता है। वो क्या करता है, टीकोडर्मा एक तरह का फंजाई होता है। वो क्या करता है, देखो टीकोडर्मा क्या है, एक तरह का फंजाई होता है, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। देखो रूट इकोसिस्टम, ये क्या है, एक पेड़ है, इधर पे क्या है, रूट है, इधर पे क्या है, रूट है। तो देखो रूट क्या हुआ कि, और रूट क्या करता है, देखो जो प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। और रूट इकोसिस्टम के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल प्रेजेंट होता है। तो सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैनी पैथोजेंस आर प्रेजेंट। सो पैथोजेंस क्या करेगा, रूट को खराब कर सकता है। तो रूट को जब कर सकता है, तो टिकोडर्मा फंजाई क्या करता है, रूट के साथ एक एसोसिएशन बना लेता है। तो क्या करता है, तो एसोसिएशन बना लेने के बाद तो क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं उसको मार डालता है। जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो रूट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, टिकोडर्मा फंजाई क्या मार सकता है। तो प्लांट तो बच गया। तो इसलिए क्या करते हैं, जो प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, इसलिए प्रेजेंट कहाँ होते हैं, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और प्रिवेंट सोइल पैथोजन से ये जो प्लांट्स को क्या करता है, बचाता है। बैकुलो वायरस क्या होता है, बैकुलो वायरस देखो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है। ये क्या करता है, मेंबर ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जेनस, जो मेंबर ऑफ किसका, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस की जेनस होता है। और इन्फेक्शियस किसको करता है, इन्फेक्शियस इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्शियस करता है। इन्फेक्शन किसमें करता है, जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर। और स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब ये नहीं कि ये सबको हार्मफुल करेगा, एक ही स्पीसीज को मारेगा, तो एक ही तरह का स्पीसीज को मारेगा। तो स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसलिए। तो नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अदर प्लांट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं फेंकेगा। और एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट, तो अदर्स प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखा जाएगा बैकुलो वायरस की। तो प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन, किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखो एक पत्ता है और ये एक पत्ता है, दो पत्ता है। दो पत्ता में क्या देखो, इसके अंदर कुछ अच्छे पैथोजेंस प्रेजेंट है और इसके अंदर कुछ बुरे पैथोजेंस भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, दूसरे जब कुछ यूज करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो था, ए के अंदर ए था, ए क्या था, बी था। तो इसके अंदर देखो ए क्या है, बी है। तो ए के अंदर जब केमिकल्स यूज करा जाएगा, तो क्या होगा देखो कि दोनों को मार देंगे, अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देंगे, पैथोजेंस को मार देंगे और बुरे पैथोजेंस को भी मार गिराएंगे। मगर जो बैकुलो वायरस है, वो क्या होता है, एक क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मतलब एक ही स्पीसीज में आएंगे, उसके अंदर अच्छे भी कुछ बैक्टीरिया होंगे, तो उसको क्या करेंगे, नहीं मार गिराएंगे, सिर्फ बुरे बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मार गिराएंगे।
तो ए क्या, ए से ज़्यादा क्या, बी बेनिफिटेड है किसके लिए, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए। तो और ह्यूमंस के अंदर भी कोई डिजीज कॉजिंग नहीं करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ, आईपीए मतलब इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं। और यूज इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया मतलब क्या, जहां पर बायोडाइवर्सिटी कम है वहां पे क्या करेंगे, इसको यूज करा जाए तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा गया कि इस बैकुलो वायरस को यूज करने के बाद उधर पे बायोडाइवर्सिटी कम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सब कुछ सही हो रहा था। तो इसलिए इसलिए बैकुलो वायरस को यूज इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में भी यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो लास्ट स्लाइड चल रहा है, माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। जो माइक्रोब्स यूज हो रहा है कहाँ, बायो फर्टिलाइजर इस सब में यूज कर ले हम लोग। तो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर इस सब में कैसे यूज करें, राइजोबियम देखो एक तरह का, राइजोबियम क्या आता है, रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और सिम्बायोसिस किसके साथ करता है, लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोसिस करता है। और क्या करता है, N2 फिक्सेशन कहाँ से करता है, सोइल फर्टिलिटी N2 फिक्सेशन करता है। और सोइल का फर्टिलिटी जो इंक्रीज करता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी क्या आता है। और एक आते हैं बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, फ्रैंकिया, एक तरह का फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक तरह का फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और सिम्बायोसिस किसके साथ करता है, मायरिका अल्लास और कैसुराइना। तो मैक्स से याद रख देना, ट्रिक्स मैक्स से याद रखना, मायरिका अल्लास और कैसुराइना एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। और देखो कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है, याद रखना कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, कौन होस्ट करता है, अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति, कौन होस्ट करते हैं, अमिताभ बच्चन जी होस्ट कर रहे थे। तो उससे के से क्या हो जाएगा, क्लेप्सिला और बेंजिकिया, बेंजरिन किया। और क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम और क्या है, एजेटोबैक्टर। और एक याद रखना एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एकोस्पाइरिलम। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। और भी कुछ करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलिटेरिया। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। चलो अब हम लोग लास्ट के ओर चल रहे हैं, एकदम चैप्टर की, मतलब आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है ये, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा एक तरह के एसोसिएशन करता है। क्या किसके साथ एसोसिएशन करता है, देखो माइकोराइजा क्या होता है, फंजाई और जो प्लांट की रूट्स होती है हायर प्लांट्स की, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर एसोसिएशन करता है। और क्या क्या सिम्बायोसिस करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस और एसोसिएशन करता है। फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट की सिम्बायोसिस और एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। देखो हायर प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर एब्सेंट होता है। और रूट कैप भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पावर क्या होता है, बहुत कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए माइकोराइजा बहुत हेल्प करते हैं हायर प्लांट को, सिम्बायोसिस कर लेते हैं हायर प्लांट के साथ, फंजाई और रूट का सिम्बायोसिस करके क्या करते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। और क्या करते हैं, जो वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए माइकोराइजा बहुत बेहतरीन होते हैं। देखो दो तरह के माइक्रोराइजा होते हैं, एक तो एंडोमाइक्रोराइजा, एक तो एक्टोमाइक्रोराइजा। एक्टो मतलब बाहर की ओर जो माइक्रोराइजा रहेंगे, तो बाहर के ओर माइक्रोराइजा जो फंजाई होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेटस। और एंडोमाइक्रोराइजा क्या होता है, ग्लोमास होता है। और किसके बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, देखो बेनिफिट्स देखो बेनिफिट देखो, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इज, और मतलब फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं हायर प्लांट्स के अंदर। और टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्राफ्ट, और रेजिस्टेंट टू सोइल पैथोजन। और क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज में हेल्प करते हैं। और एक बात याद रखना, एनसीईआरटी में जो गंगा एक्शन प्लान कब लिया गया था, इन 1986 के अंदर। और अमोना एक्शन प्लान कब लिया गया था, 1993 के अंदर। ये बात भी याद रखना है। तो मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ, पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है अभी तक, जितना मैंने स्लाइड पढ़ा हूँ तो उसी के अंदर माइक्रोब्स का जो जो पार्ट था एनसीईआरटी में कवर कर चुका हूँ। तो इसके बाद हम लोग फिर से दूसरे कोई चैप्टर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करना, सब बढ़िया से सिलेबस को कंप्लीट करना, और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। तो जय हिंद, जय भारत।